शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में। क्लियर है ना। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आर्थो प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, आर्थो प्रभाव। असल में क्या होता है, ध्यान देना, हम लोग भौतिक गुण पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। भौतिक गुण के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रासायनिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में ही कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल वर्ड जुड़ा है, मतलब इसका कैसा प्रवृत्ति होता है, अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो हम लोग आज कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय प्रवृत्ति का व्याख्या करेंगे कि ये अम्लीय क्यों होता है। क्लियर है। और इसका बहुत सारा कंपेयर करके स्टडी पढ़ेंगे करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले ध्यान देना, हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रभाव। ठीक है, या अम्लीय प्रकृति। क्या लिखोगे, अम्लीय प्रकृति। ध्यान से समझना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहता है RC≡OOH, यहाँ तक क्लियर है। जब मैं इसको पानी में घोलूंगा, ध्यान दो, जब इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो ध्यान से समझना कि हम लोग को पता है कि ये जो रहता है, ध्यान से समझो ना, यहाँ पास अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन, उसके बाद ये, ठीक है, कम विद्युत ऋणात्मक। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन है। यहाँ पास भी अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन, फिर कौन है, कार्बन। यहाँ तक क्लियर है। ये जो ध्यान देना, ये वाला जो बंध रहता है वो क्या हो जाता है आपका, दुर्बल। क्या हो जाता है, दुर्बल। और इस H+ आयन को ये क्या कर देता है, त्याग देता है, और त्याग करके क्या बनाता है, RC≡OO-। ठीक है, सॉरी, RC≡O-। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। और चूंकि ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये H+ इस H2O को दिया गया है, तो ये क्या बना देगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना दिया जाता है, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जब वो जल से क्रिया करता है तो अपना H+ आयन त्यागता है, और H+ आयन त्याग करके किसका निर्माण करता है, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर ना। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अब ध्यान दो, RC≡O और ये O-, ऐसा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है यदि इसका मैं अनुनादी संरचना बनाऊं, ध्यान समझना, तो RC, ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पास का डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर हो जाए तो डबल बॉन्ड O, और ये O-, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर होगा, फिर इधर के इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वाला यहाँ। समझ आ रहा है ना। हम लोग पढ़े ना अनुनादी संरचना, ओजोन का जैसे पढ़ते थे, ओजोन का बनाते थे ना, तो ये ऐसा रहता था। ठीक है, तो एक बार डबल बॉन्ड इधर बनाते थे, एक बार डबल बॉन्ड इधर, तो सेम टू सेम ऐसा ही समझो। इसका कितना अनुनादी संरचना बन जाएगा, 2। कितना बन गया, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका यदि मैं अनुनादी संकर बनाऊँ, दोनों अनुनादी संरचनाओं का यदि अनुनादी संकर बनाए, ठीक, तो अनुनादी संकर कैसे बनेगा, चलो बताओ तो। RC डबल बॉन्ड O होता था, पहले तो सिंगल सिंगल बनाऊं। क्लियर है, इसमें भी माइनस चार्ज आ सकता है, इसमें भी माइनस चार्ज आ सकता है, इसको ऐसा डैश डैश डैश, ये बन गया अनुनादी संरचना। क्या बन गया, अनुनादी संरचना। किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का। और याद रखना, ध्यान से समझो, जिस भी आयन का यदि अनुनादी संरचना बनता है, कोई भी आयन का यदि क्या बनता है, अनुनादी संरचना बनता है, तो वो अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या होगा, आपका अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत। तो कितना अनुनादी संरचना है इसका, 2। कितना अनुनादी संरचना है, 2। और ये अनुनादी संकर है ना, दोनों को जोड़ करके बनाए हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और जो भी कंपाउंड यदि अपना अनुनाद संरचना दिखाता है, अनुनाद संरचना जो कंपाउंड यदि दिखाता है, तो वो कैसा होता है, आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। समझ आया कि नहीं। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्यों अम्लीय होता है, तो 100 बात का एक बात क्या बताना, ध्यान देना, कार्बोक्सिलेट आयन बोल डाला, क्या बोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलता है, जल में घुल करके H+ आयन दान देता है, H3O+ बना देता है। और इससे जो प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो 2 प्रकार का अनुनादी संरचना दिखाता है। यदि कोई यौगिक अनुनादी संरचना दिखाता है, जो जितना अधिक अनुनादी संरचना दिखाता है वो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो ये पहला रीजन देना ना, अम्लीय प्रकृति का, ये पहला रीजन है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ठीक, दूसरा देखिए। ठीक, अब इसी में ही हम लोग, ये हो गया ना, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या, अब इसमें ध्यान देना। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि ROH व RC≡OH में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों।
कौन अधिक अम्लीय है और क्यों, यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों, कौन अधिक अम्लीय है और क्यों। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, रीजन देख, ध्यान देना ना। देखो ROH रहता है, यदि इसका स्ट्रक्चर देखें ROH, ठीक है, ऑक्सीजन क्या रहता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक, और ये क्या रहता है आपका, ध्यान दो, ये ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक और ये कम विद्युत ऋणात्मक, माइनस चार्ज आ गया। और इधर लिख रहा हूँ मैं RC डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, यहाँ पास भी ये अधिक विद्युत ऋणात्मक, ये ध्यान देना ना, ये कम विद्युत ऋणात्मक, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है, ठीक। अब ये आसानी से, अरे ये देखो ना, ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मक अधिक होता है, ऋणात्मक है तो माइनस चार्ज है ना, इसमें प्लस चार्ज, यहाँ तक क्लियर है। ये भी है, ये आसानी से ये H बॉन्ड को तोड़ सकता है, ये भी तोड़ सकता है, तो ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा। बात ये चल रहा है कि अधिक अम्लीय कौन होगा, दोनों अम्लीय होते हैं ये तो जान रहे हैं, लेकिन अधिक अम्लीय कौन होता है, तो ध्यान से समझना, जब ROH रहता है, ठीक है, तो ROH टूटता है तो किसमें टूटता है, RO माइनस में और H प्लस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखता हूँ, एल्कोक्साइड, 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 एल्कोक्साइड आयन। क्लियर है ना, क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। अच्छा, ये जब त्यागेगा तो क्या बनेगा, RCOO माइनस, अरे H प्लस अलग हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब हम लोग को पता है कि इसका क्या बनता है, ध्यान देना, इसका अनुनाद संरचना बनता है क्या RO का, नहीं। अनुनादी संरचना बन सकता है क्या, नहीं, लेकिन हाँ इसका अनुनादी संरचना क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना अनुनादी संरचना, 2 अनुनादी संरचना। और तुम लोग को अभी भी बताया था, जिसका अनुनादी संरचना बनता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो 2 अनुनाद संरचना बनता है, इस कारण क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। क्या होता है, प्रबल अम्लीय। और ये कैसा रहता है, अनुनाद संरचना नहीं बन रहा है तो दुर्बल अम्लीय होगा, अम्ल नहीं है ऐसा नहीं बोलना, क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मतलब इसका जो अनुनाद होता है वो क्या होता है आपका, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी, ठीक है ना। एल्कोक्साइड आयन का अनुनाद क्या होता है, अस्थायी। और इसका अनुनाद संरचना बन रहा है, यदि कोई यौगिक को एक से अधिक सूत्र द्वारा दिखाया जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसका अनुनादी संरचना, 2 अनुनादी संरचना बन रहा है तो ये ज्यादा स्थायी होगा। और मैं तुम लोग को बताया था जो ज्यादा स्थायी है वो अम्लीय है। यदि ध्यान देना, H प्लस त्यागने के बाद कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो ज्यादा स्थायी होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। चार्ज कम है ना, चार्ज कम है तो उस अवस्था में ज्यादा रहना चाहेगा। इस अवस्था में कब ज्यादा रहेगा, जब H प्लस को त्यागे रहेगा। समझ आया कि नहीं। तो कभी भी पूछेगा कौन ज्यादा, किसका अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी है, इसका। अरे अनुनाद संरचना ही दिखाता है बस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे फिनॉल है। अब फिनॉल का देखो, एल्कोहल का तुलना किए किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब किसका तुलना करोगे तुम लोग, फिनॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिनॉल कितना अनुनादी संरचना बनाता है, 5, और ये कितना बनाता है, 2। तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, आप गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब वहां पास भी कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। तो अधिक अम्लीय कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा अधिक अम्लीय। रीजन क्या दोगे, क्योंकि ये क्या बनाता है, 2 अनुनादी संरचना, और 2 अनुनादी संरचना बनाने के कारण ये क्या होता है, स्थायी, और कैसा होता है आपका, प्रबल अम्लीय। क्या होता है, प्रबल अम्लीय। क्लियर है ना। यानी कि ये H प्लस आयन आसानी से त्याग सकता है जी। स्थायी संरचना बना रहा है, ये स्थायी संरचना बना रहा है, इस अवस्था में ज्यादा स्थायी है, मतलब H को त्यागना ये चाहता ही है। समझ आ रहा है ना। तो H प्लस आसानी से क्या कर सकता है, ये त्याग सकता है। लिख लेना, आसानी से H प्लस को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। आया कि नहीं समझ में। ये क्वेश्चन आता है ना, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय तुलना, अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना कीजिए, कौन ज्यादा रहेगा अम्लीय, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाम में ही लिख रहे हो अम्ल। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, दूसरा क्वेश्चन करें इससे ही रिलेटेड अब। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और फिनॉल में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल दोनों में से कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। लिख दूं क्या मैं, फिनॉल बना देते हैं ये OH, और क्या बना दिया हूं मैं, RCOOH। ठीक है, दोनों में से ये फिनॉल लिख देता हूं, फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कौन
अधिक अम्लीय होगा और क्यों होगा, और क्यों, ये भी क्वेश्चन आएगा ना। तो हमारे दिमाग में पहला रीजन कैसे चला है, अनुनाद वाला, तो इसको भी हम लोग क्या सोचेंगे, ये जो फिनॉल है वो क्या दिखाता है, 5 अनुनादी संरचना, क्या दिखाता है, 5 अनुनादी संरचना, और ये कितना दिखाता था, 2 अनुनादी संरचना। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका अनुनादी संरचना ज्यादा होता है वो ज्यादा क्या होता है, अम्ली, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, ज्यादा अम्ली, क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्ली, यही सोचे थे ना, क्या सोच रहे हैं, ज्यादा अम्ली होगा। लेकिन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत, क्या जाएगा, गलत, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से रीजन नहीं देना है, इसका रीजन कुछ अलग तरीके से देते हैं। अनुनाद स्थायी हो इसके लिए क्या होता है, शर्त, रीजन देखो, सही रीजन, सही उत्तर लिख देता हूं भाई, सही कारण, सही कारण क्या है, ध्यान, यदि ऋणावेश, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, पहले वर्ड समझो, यदि ऋणावेश, ठीक है ना, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है, तो वह संरचना स्थायी होता है, इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी क्या है, सत्य। मतलब यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक किस पर हो जाए आपका, ध्यान देना, यदि अधिक ऋणात्मक आवेश किस पर हो जाए, कम विद्युत ऋणात्मक पर हो जाए, किसमें, कम विद्युत ऋणात्मक पर, ध्यान समझना, ठीक है ना, तो परमाणु का संरचना क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थायी, ये सही चीज बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, यदि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है तो वो संरचना कैसा होता है, बोल रहा हूँ मैं, स्थायी होता है, ये बोला, ठीक है। इसका विलोम भी सत्य है, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दो, यानी कि यदि, ठीक है ना, यदि ऋणावेश, ये ऋणावेश है, लिख दूं क्या, ऋणावेश, तो ऋणावेश, यदि ऋणावेश किसमें हो जाए, कम विद्युत ऋणात्मक पर हो, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व पर हो या परमाणु पर हो, पर होता है, तो वह संरचना, स्थायी जगह क्या लिखूंगा मैं, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, एकदम तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, ठीक, एक होता है हमारा, ध्यान से समझना, एक होता है फिनॉल और एक है हमारा क्या, कार्बोक्सिलेट, दोनों का तुलना कर रहे हैं ना, फिनॉल बनाऊं मैं, फिनॉल ये देखो ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ध्यान दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन OH, OH, यही था, याद आया ये, जैसे ही पानी में इसको डालेंगे तो H प्लस त्याग देगा और ये क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, तो ये देखो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये O माइनस हो गया कहानी, पानी में डालोगे तो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, ध्यान दो, फिनॉक्साइड बनाता है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इधर, ठीक है, एकदम से, ठीक है, ये देखो OH लगा हुआ है, H2O में घोलोगे, H को त्यागेगा, फिनॉक्साइड बनाया, क्या बनाया, फिनॉक्साइड, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी का हम लोग अनुनादी संरचना पढ़ते हैं, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लास्ट में कितना होता है, 6 में से एक बॉन्ड बनाया है देख, तो कितना बचा, 1 2 3 4, अरे 5 ये इधर निकला है, वो वाला है ना, ठीक है, एक तो दान गया है वाला कहानी है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब तुम लोग को पता है कि ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये वाला सब कहानी चलता है, कितना अनुनादी संरचना बनता है, टोटल 5, कितना बनता है, 5, बना दे क्या, ठीक है, 5 अनुनादी संरचना बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये 2 3, ध्यान दो ना, 3 4 और ये 5, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ऑक्सीजन 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 और ये भी ऑक्सीजन, ध्यान देना इधर, ठीक, ये जैसे ही यहाँ पास आएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ऋणावेश वाला कहानी चलेगा, ठीक है, यहाँ पास अभी ध्यान देना ना, ऋणावेश है, यहाँ पास ऑक्सीजन पर अभी ऋणावेश है, जैसे ही फिर ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है तुम लोगों को पता है, तो ये सिंगल बॉन्ड फिर से हो गया, ध्यान देना ना, ये ऐसा ही है ना, ध्यान दो, ठीक, तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पास का, अरे यार कुछ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पास गलती कर रहा हूँ,
ध्यान दो, ये क्लियर है ना, ध्यान दो इधर देखो, फिनॉल का हम लोग बना रहे हैं ना संरचना, किसका, फिनॉल का। तुम लोग को पता है कौन कौन सी स्थिति आता है, आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति, वहाँ पास ऋणावेश आता है, उसी को बनाते हैं डायरेक्ट, 5 टुक बनाते हैं, फिर टाइम लग जाएगा ना, बनाते रहूँगा तुम्हें, ठीक। ये देखो, समझ तो गए थे ना सब लोग, क्लियर है ना। स्ट्रक्चर कितना बनाना है, 5। 5 में से देखो यहाँ पास ऑक्सीजन में ऋणावेश यहाँ पास रहेगा एक ठुक में, और एक ठुक में ऋणावेश यहाँ रहता है, यहाँ तक क्लियर था। और बाकी सब में एक तो ऋणावेश यहाँ पास रहता है, ध्यान दो, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड, यही था ना। यहाँ पास बस क्या था, सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसा, फिर ये छोड़ना है, फिर सिंगल, फिर ये छोड़ना, फिर ये वाला, ऐसा ही था ना। यहाँ तक क्लियर है। और इस वाले में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हुआ रहता है। कैसे ट्रांसफर हुआ रहता है, इधर डबल सिंगल डबल ऐसा हुआ रहता है, क्लियर है। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पास में, यहाँ पास ऋणावेश होता है, ये डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बाद में करते रहना। यहाँ पास माइनस चार्ज आता है, और एक चार्ज कहाँ पास आता है, एक बार यहाँ मेटम आता है क्या, नहीं, कहाँ आता है, पैरा में, और उसके बाद यहाँ पास फिर से कहाँ पास आता है, इसमें आता है, याद आया, ठीक है। तो 3 स्थिति में देखो, ये 3 स्थिति है, 3 स्थिति में कार्बन पर ऋणावेश है, 3 कार्बन पर ऋणावेश है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास में देखो कितना कार्बन पर धन ऋणावेश है, फिर 2 कार्बन पर, सॉरी 2 ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ऋणावेश है। आ रहा है कि नहीं कुछ समझ, पूरा स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड का, स्ट्रक्चर में ऋणावेश कहाँ कहाँ पास है ये देख रहे थे। तो एक बार यहाँ पास है और एक बार यहाँ पास है, ऑक्सीजन पर है 2 बार, और 3 बार बाकी जो है ये कोंटा मतलब क्या है, कार्बन। तो 3 बार ऋणावेश कहाँ है, कार्बन पर है। कहाँ पास है, कार्बन पर। किसी कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ठीक। अच्छा, अब दूसरा देखो कार्बोक्सिलेट आयन का, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पानी में घोलूंगा इसको, जैसे ही क्या बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ माइनस, क्लियर है। और ये पानी में घुला है H3O प्लस, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसका कितना अनुनादी संरचना बनता है, 2। कितना बनता है, 2। आर सी डबल बॉन्ड, ध्यान दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ माइनस ऐसे बनाते हैं, और एक कैसे बना सकते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ओ माइनस ऐसे बना सकते हो। यहाँ तक, यहाँ पास देखो माइनस चार्ज कहाँ पास है, ऋणावेश ऑक्सीजन पर ही है दोनों स्थितियों में, ठीक है। तो ऋणावेश अभी भी कहाँ है, दोनों ऑक्सीजन पर है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये सेंटेंस पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यदि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है तो वह संरचना स्थायी होता है। ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक, कार्बन और ऑक्सीजन में, दोनों में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन पर है तो ये क्या होगा, स्थायी होगा। और जो संरचना स्थायी हो रहा है, ये वाला संरचना क्या हो रहा है, इसके लिए पढ़ रहे हैं ना, ये यदि ज़्यादा स्थायी है, यदि ये ज़्यादा स्थायी है तो ये क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा, हम लोग ये बोल रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें देखो 3 और 2 का कहानी है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन पर आवेश है तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अम्लीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 3 कार्बन पर ऋणावेश है, ऑक्सीजन और कार्बन में कम विद्युत ऋणात्मक हो जाता है ये, इसका विलोम भी सत्य है। यदि ऋणावेश कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर हो, ऋणावेश 5 में से 3 ठोक में से, कहाँ है, कार्बन पर, और कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। तो संरचना क्या हो जाएगा आपका, अस्थायी। यानी 2 ठोक वो कोशिश कर रहा है कि संरचना क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, और ये 3 ठोक क्या कोशिश कर रहा है कि अस्थायी हो जाए। क्या हो जाए, अस्थायी। समझ आए, इतने देर से समझा रहा हूँ, क्लियर है। तो 5 में से 3 लोग कोशिश कर रहे हैं कि अस्थायी हो जाए, और 2 कोशिश कर रहे हैं कि स्थायी हो जाए। अब यदि ये अस्थायी हो गया, ये यदि ये अस्थायी हो जाएगा तो इसका अम्लीयता कम होगा कि ज़्यादा, ज़्यादा, सॉरी कम होगा। क्या हो जाएगा, कम। आया कि नहीं समझ, क्लियर है। मैं वही बताया था ना, आवेश का मान, ध्यान देना, यदि स्थायी हो जाता है तो अम्लीयता क्या होता है, ज़्यादा, क्लियर है ना। इसी फॉर्म में रहना चाहेगा कार्बोक्सिलेट, मतलब H को त्यागना ही चाहेगा। और यदि अस्थायी है मतलब वो हाइड्रोजन को चाह रहा है, हाइड्रोजन टूटे मत चाह रहा है वो, समझ आ रहा है नहीं, हाइड्रोजन इससे अलग मत हो। यहाँ पास समझ आ रहा है, 3 संरचना है, वो हाइड्रोजन को त्यागना चाह रहा है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ये रीजन याद रहेगा। यदि ऋणावेश कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है,
ऋणावेश कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है, कार्बन, उस पर है तो संरचना क्या हो जाता है, अस्थायी। और मैं तुम लोगों को शुरू से बताया यदि अस्थायी है तो अम्लीयता क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और किसके लिए बात कर रहा है, इसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए, इसके लिए फिनॉक्साइड के लिए। इधर किसके लिए बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट के लिए। समझ आया, कार्बोक्सिलेट नहीं, कार्बोक्सिलेट, फिनॉल नहीं, फिनॉक्साइड। क्लियर है, आया कि नहीं समझ। तो कौन अधिक होगा कौन नहीं, इसको हम लोग इससे डील कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बना लिए, हो गया, छाप लिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आया कि नहीं समझ सबको, ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी को देखो एक बार दिया हुआ है तुम्हारे नोट्स में दिया है, उसको नोट्स को एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है ना। नोट्स तक एक बार पढ़ते हैं, पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वरना बोलोगे कि कैसे कैसे चला है करके, ठीक है, तो फिर मेरे दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास देखो, ये किसका डायग्राम है, RCOOH है, तो RCOOH है मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही ये अपना H प्लस त्यागेगा, RCOO-, ये दो प्रकार से बना सकता हूँ मैं। अब दोनों ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, दोनों ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, मतलब ये क्या ऐसा संरचना होगा, स्थायी। और जो स्थायी होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्लिक। याद आया। अब हम लोग पढ़े थे ये जो फिनॉल है पानी में घुलता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड कितना संरचना बनाता है, 5। और 5 संरचना में से देखो 3 तो संरचना, चूंकि कार्बन पर आ जाता है ऋणावेश, कार्बन पर यदि ऋणावेश आ जाता है तो क्या हो जाता है, संरचना अस्थायी। नियम बताया था मैं, ठीक है। और यदि ये अस्थायी हो गया तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। आया कि नहीं समझ में। अब ये जो इतना सारा ये बोला हूँ, इसको वो क्या किया है, थ्योरी भी लिखा है। कैसे लिखा है थ्योरी में, ध्यान से समझने का कोशिश करो। थ्योरी तुम लोग क्या है, पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा ना, फिर मेरे को बोलोगे, ठीक है। ध्यान दो, फिनॉल का जब आयनन करते हैं तो उससे फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। और उसका जो फिनॉक्साइड आयन का जो संरचना होता है वो असमान होता है, जिसमें ऋणात्मक आवेश एक तो ऑक्सीजन परमाणु पड़ जाता है और एक कहाँ जाता है, कार्बन पड़ जाता है। ऑक्सीजन पड़ जाता है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक होता है। क्लियर है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है, जब आयनन करते हैं मतलब पानी में घोलते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है और उसमें जो ऋणावेश होता है केवल और केवल किसमें जाता है, दोनों ऑक्सीजन पर ही जाता है। क्लियर है कि नहीं। अतः इसका अनुनादी संरचना समान होने के कारण, किसका, कार्बोक्सिलेट का अनुनादी संरचना सेम टू सेम होता है, ठीक है। इसके कारण अनुनाद का स्थायित्व भी क्या हो जाता है, अधिक। इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से क्या होता है, अधिक अम्लीय। मतलब तो कितना भी अनुनादी संरचना बना, यदि वो कम विद्युत ऋणात्मक पर है तो संरचना क्या होगा, अस्थायी। क्या हो जाएगा, अस्थायी। ये चीज समझ आया कि नहीं। कितना क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए, 3। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रवृत्ति का व्याख्या कीजिए, ठीक है। दूसरा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। और तीसरा हम लोग पढ़ लिए फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। यहाँ तक क्लियर है नहीं। अब क्वेश्चन ये आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। प्रतिस्थापियों को के प्रभाव को क्या करना है, स्पष्ट करना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान दो, पहला बता रहा हूं मैं तुम लोग को, ठीक है। पहला बता रहा हूं, पहला प्रतिस्थापी है -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। मान लो हमारे कार्बोक्सिलिक आयन पर कौन आकर के जुड़ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आकर के जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है ना। ध्यान दो, RCOOH है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। RCOOH है, ध्यान से समझ लो। चलो शुरू करें, ध्यान दो। RCOOH है, एकदम कॉमन एग्जांपल लेकर के तुमको समझा रहा हूँ ना, ध्यान समझना। R की जगह क्या ले लिया, CH3COOH, हो गया। एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। मान लो यहाँ पास कोई एक प्रतिस्थापी आकर के जुड़ा, यहाँ पास क्या हाइड्रोजन को कोई हटाएगा, जैसे क्लोरीन लगा दिया मैं, क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो CH2Cl बन गया। 3 हाइड्रोजन था, 2 बचा, एक को हटा दिया और COOH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। स्ट्रक्चर बनाऊँ क्या मैं, ध्यान दो, CH3
C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, ऐसा है। यहाँ पास भी देखो ये CH3 ना होकर CH2, C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसके साथ कौन लगा है? क्लोरीन। कौन लगा है? क्लोरीन। आ रहा है कि नहीं समझ? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो अलग है, तीनों को हटा देना हाइड्रोजन को, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पास क्या बना है? ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि NO2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब होते हैं माइनस आई प्रभाव वाले। क्या होते हैं? माइनस आई प्रभाव वाले। क्लियर है कि नहीं? आयोडीन, ये सब क्या है? आपके माइनस आई प्रभाव वाले हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। यदि ध्यान देना ना, RCOOH, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? एक बार अच्छे से समझिए आप इसको। अब डायग्राम को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना? ध्यान दो, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O है और ये H है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास क्या था? CH2, इसके साथ क्या लगा है? Cl, और C डबल बॉन्ड O और ये OH, O है और क्या है? H है। मतलब यहाँ पास देखो एक माइनस आई प्रभाव वाला कंपाउंड जुड़ गया है, अरे नॉर्मल है। यहाँ तक क्लियर है? जब माइनस आई वाला कंपाउंड आएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। तुमको क्या पता है? क्या पता है कि इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ज़्यादा, तो इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें भी वही कहानी है, माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। अब ध्यान से समझो कि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ही आकर्षी है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज का मान बढ़ेगा। माइनस चार्ज का मान यहाँ पास बढ़ेगा। माइनस चार्ज का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन को खींच के रखेगा। यानी कि H प्लस को आसानी से त्यागेगा क्या? वो नहीं, H प्लस का आसानी से त्याग नहीं करेगा, आसानी से त्याग नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? देखो ये आकर्षी समूह है तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर इधर से खींचेगा, फिर इधर से खींचेगा, और लास्ट में किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से यदि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कोई भी कंपाउंड से यदि इलेक्ट्रॉन तुम खींचते हो, ध्यान समझने का कोशिश करो। इसमें से भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, माइनस आई बता रहा हूँ ना, एक मिनट, माइनस आई है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, एक मिनट रुको, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो, यदि यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मान को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। थोड़ा सा गलती कर रहा था मैं। देखो Na रहता है जी, उससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो Na प्लस बनता है ना, यानी कि यहाँ पास माइनस चार्ज पहले से रहता है, आंशिक ऋणावेश। यदि यहाँ पास से मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ, मतलब यहाँ पास के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहा हूँ? मैं कम कर रहा हूँ। यहाँ के इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है ना, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या किया जा रहा है? कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर रहा हूँ यदि मैं, ठीक है। माइनस आई प्रभाव जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसमें माइनस चार्ज है ऑक्सीजन में, उसको ये खींचेगा। तो यहाँ पास यदि इधर से, ध्यान से समझना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर रहा हूँ तो H क्या हो जाएगा? आसानी से छूट जाएगा। यानी H प्लस का आसानी से क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। H प्लस का आसानी से क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। और यदि आसानी से त्याग हो रहा है तो ये क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? छापो जल्दी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। वैसे ही इसका देख लो, यदि यहाँ पास CH3 समूह है, अब ध्यान दो, ठीक है, ये कैसे समूह होता है? प्लस आई इफेक्ट वाला। क्या होता है? प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, ये इलेक्ट्रॉन दान देगा इधर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन दान देगा तो इलेक्ट्रॉन की घनत्व को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन छूटेगा क्या यहाँ से? नहीं, और ज़्यादा चिपका रहना चाहेगा यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो H प्लस वाला है तो यहीं पास रहना चाहेगा ना, यानी कि यहाँ पास अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। अरे टूटेगा नहीं ना ये, यदि टूट नहीं रहा है तो अम्लीयता क्या होगा? कम। और यहाँ अम्लीयता क्या होगा? ज़्यादा। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है कि प्लस आई इफेक्ट वाला अम्लीयता को क्या करता है? कम। क्या करता है? कम। और माइनस आई इफेक्ट वाला अम्लीयता को क्या करता है? बढ़ाता है। अम्लीयता बढ़ाता है। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्या कारण है कि, क्वेश्चन लिखो इसका उदाहरण से जो समझाया हूं मैं, ठीक है। प्रतिस्थापियों का प्रभाव जान डालेना, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी की आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी बहुत सारे हैं ना, और ठीक है CH3 C2H5 ये सब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, और आकर्षी कौन सा है, NO2 है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अब चलो यहाँ पास भी ऐसा कंपेयर चला, कैसा कंपेयर चला, यही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH2COOH है, ध्यान दो CH2COOH, ये क्लोरीन लगा है, फिर यहाँ पास ध्यान दो ना, ठीक है NO2 लगा है, क्या लगा है NO2 CH2COOH, या फिर ऐसा लगा है कि यहाँ पास लगा है फ्लोरीन CH2COOH। देखो सब के सब कैसे हैं, माइनस आई वाले हैं, सब का सब क्या होंगे, अम्लीय होंगे, क्या होंगे, अम्लीय। तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा प्रबलता के साथ, ये वाला, तो ये पहला नंबर में आएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय। फिर कौन सा वाला का, ये वाला, तो ये दूसरे नंबर में, और ये आएगा तीसरे नंबर में। आया कि नहीं समझ में, कंपेयर करने देखिए, क्लियर है, समझ आया, क्लियर है कि नहीं। तो ये याद रखना है तुम लोग को, -I अम्लीयता को बढ़ाता है, +I अम्लीयता को घटाता है। -I वाले में भी याद रखना है NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। लिखो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड व एसिटिक एसिड में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। तो उत्तर क्या दोगे, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। आंसर क्या आएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड अधिक अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है कौन सा प्रभाव वाला है, -I इफेक्ट वाला है। क्लियर है, और -I इफेक्ट वाला है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, वो घटा देता है, और घटा देगा तो हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है, आया कि नहीं ये समझ यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, इसी का ही अम्लीयता प्रभाव का ही व्याख्या चल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो -I इफेक्ट हो गया, +I, अच्छा -I इफेक्ट वाले का यदि संख्या बढ़ता है तो अम्लीय प्रभाव भी बढ़ता है, ठीक है। -I इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप का संख्या बढ़ने पर, ग्रुप का संख्या बढ़ने पर अम्लीयता भी क्या होती जाती है आपकी, बढ़ते जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी रहेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगा, पूरी तरीके से कम करते जाएगा। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान समझो, ठीक है, क्वेश्चन समझो, ध्यान दें। CH3COOH ये है एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड, यहाँ तक क्लियर है। ये CH3COOH, यहाँ पास कितना हाइड्रोजन है, 3, कितना है, 3, मैं 2 हाइड्रोजन कर देता हूँ, CH2COOH, एक क्लोरीन आकर के जुड़ा, क्लियर है। अच्छा फिर एक कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पास से फिर एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, Cl2 कर देता हूँ, CH3OH, और क्या करूँगा लास्ट में CCl3, पूरा तीनों हाइड्रोजन निकाल दिया, CCl3 हो गया ना, COOH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसको बोलेंगे क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जी, देख आ रहा है कि नहीं समझ सबको, 3 हाइड्रोजन है, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं, एक हाइड्रोजन बस हटा है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्या बोलूँगा मैं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये डाइक्लोरो, 2 ठोक है, तो क्या बोलूँगा मैं, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसको क्या बोलूँगा मैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इन तीनों में से कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों, समझ आया। तो पहले क्या लिखा हूँ, -I इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप का संख्या बढ़ने पर अम्लीयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो -I इफेक्ट दिखाने वाला यहाँ कितना ठोका है, Cl 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, और यहाँ तो +I दिखाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पास -I दिखाने वाला ग्रुप का संख्या कितना है, 1, यहाँ -I दिखाने वाला ग्रुप का संख्या कितना है, 2 क्लोरीन है ना, और यहाँ पास देखो तो कितना है, -I दिखाने वाला 3 है, क्लियर है, 3, और यहाँ डायरेक्ट कौन दिखा रहा है, +I।
प्लस आई दिखाता है वो अम्लीयता बढ़ाता है घटाता है? घटाता है। तो इसका अम्लीयता प्रभाव क्या होगा? सबसे कम। क्या होगा? कम। उसके बाद इसका ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? CCl3COOH। समझने का कोशिश करो, कार्बन है 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन, समझ आ रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व एकदम कम, एकदम कम, तो फट से टूट जाएगा, और फट से टूट जाएगा मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय है। आया नहीं समझ? क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसा आएगा? मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों? ट्राई। कौन सा वाला रहेगा? ट्राई वाला। आ रहा है कि नहीं? हर प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ये बीएससी का भी क्वेश्चन है, सेकंड ईयर, ठीक है? या प्रेरणिक प्रभाव का उदाहरण प्लस आई और माइनस आई का भी चल रहा है ना खेल यहाँ, तो प्रेरणिक प्रभाव का भी उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, मैं यहाँ बढ़ जाए, यहाँ से क्लियर है? जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन कैसा आएगा लिख लो। मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, तीनों का नाम बोलता है। मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाई का नहीं नाम लेता वो, और एसिटिक एसिड, तीनों में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों? लिखो। क्वेश्चन का भाषा समझ नहीं आता, उदाहरण समझ आ रहता है। तो एसिटिक एसिड बनना है, एक क्लोरीन हटा, एक हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन जोड़ना, मोनोक्लोरो बन जाएगा। तीनों को हटा दोगे तो ट्राइक्लोरो। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े जाएं क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे कौन होगा सबसे ज्यादा अम्लीय? ट्राइक्लोरो ना, अभी बताया हूँ ना, क्योंकि 3 ठोक Cl है, आकर्षित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पास कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो हाइड्रोजन इसके पास जुड़ा रहेगा क्या? नहीं, इसको कुछ दे ही नहीं रहती है, क्यों जुड़े रहेगा यहाँ पास? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ठीक, एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्यों? क्वेश्चन क्या बोला हूँ? एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल है और एक क्या है आपका? फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, ठीक है? अधिक अम्लीय होता है, कौन बोल रहा है? फार्मिक अम्ल। ये क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अधिक अम्लीय। और क्यों पूछ रहे हैं ये? क्लियर है? चलो भाई ध्यान दे, फार्मिक अम्ल है और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो इसका भी बनाओ, HC डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। ध्यान देना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। कौन? हाइड्रोजन। ये भी प्लस आई दिखा रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है? प्लस आई। तो ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट का क्रम, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर CH3, फिर C2H5, फिर और आगे जाते जाएगा ऐसे ऐसे करके। क्लियर है ना? तो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी रहता है, प्रबल इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान दो, एक मिनट ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पास क्या होगा? बढ़ेगा। एक मिनट रुको, प्लस सही है, ये प्लस सही है, HCOOH है, ये ज़्यादा होगा यार, प्लस है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की अपेक्षा सही तो जा रहा है ना? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी संभव, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस कारण ये क्या हो जाएगा आपका? अधिक अम्लीय होगा ना? क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल, अधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा ना? ये क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। हाँ सही है, ठीक ठीक, सही है सही है, ठीक। ध्यान दो, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं, एक बार और समझते हैं, क्या पता गलत हो जाता है ना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहता है। देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या है मेरे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें, हल्का सा। ध्यान दो,
क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह प्लस आई इफेक्ट के कारण आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को COOH समूह की ओर धक्का देता है। इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाता है। इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, ठीक है, तथा OH का ऑक्सीजन, ये OH का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तथा OH का ऑक्सीजन, ये OH का ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो गया, ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वह हाइड्रोजन परमाणु को अधिक प्रबलता से जकड़ लेता है। इधर माइनस चार्ज आया है, ध्यान दो, इधर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इसके पास भी तो आया है, इसके पास यदि माइनस चार्ज ज़्यादा बढ़ गया तो हाइड्रोजन को जकड़ करके रखे रहेगा, हाइड्रोजन को जकड़ करके रखे रहेगा, ध्यान समझो, हाइड्रोजन को जकड़ करके रखे रहेगा तो हाइड्रोजन को आसानी से त्यागेगा क्या, नहीं। आसानी से यदि नहीं त्याग रहा है, आसानी से यदि नहीं त्याग रहा है तो ये क्या है, आपका दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा, दुर्बल। अरे जो आसानी से त्यागता है वो प्रबल है ना, जो H+ आयन त्यागता है वो अम्ल, ये आसानी से त्याग पा रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा आपका दुर्बल अम्ल। क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। और यहाँ पास देखो, इसको देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ये भी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले कम, ठीक है। तो ये प्रबलता का क्रम मैं थोड़ा सा गलत बताया था, क्लियर है, प्रबलता का क्रम क्या बता दिया था, गलत बता दिया था, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ जाएं, ध्यान दो एक बार और देख लो भाई, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। CH3COOH है, यहाँ पास भी प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला है, यहाँ पास भी प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला है। यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो यहाँ पास कार्बन पर ऋणावेश का मान ज़्यादा, इस पर ऋणावेश का मान जाता था, हाइड्रोजन को जकड़तस पकड़ लेगा, जकड़तस पकड़ लेगा तो आसानी से त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं हो रहा है मतलब क्या है, दुर्बल अम्ल है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ज़्यादा नहीं दिखाता, यानी कि यहाँ पास जो प्लस आई इफेक्ट चल रहा है वो क्या है, ज़्यादा प्रबल है, और यहाँ पास का प्लस आई इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, क्या है, कमजोर। तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता नहीं है। इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि नहीं बढ़ रहा है तो आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से यदि ये टूट जा रहा है मतलब ये क्या है, प्रबल अम्ल है। 100 बात का एक बात, फार्मिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय होता है, कहता है ज़्यादा अम्लीय होता है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या हो गया, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर है। कंपेयर कैसे चल गया, सबसे पहले RCOOH क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। दूसरा ROH और RCOOH में कौन अधिक अम्लीय होता है। उसके बाद एल्कोहल C6H5 क्या था, OH, और आपका RCOOH, इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय होता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और एक तीन क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापी का प्रभाव देखेंगे। प्रतिस्थापी का प्रभाव देख रहे थे, उसमें माइनस आई वाला एक क्वेश्चन बना और एक प्लस आई वाला बना, क्लियर है ना। अच्छा, ये माइनस आई वाले में भी क्या बन रहा था, बहु प्रतिस्थापी यदि जुड़ जाए, मोनोक्लोरो ट्राईक्लोरो, इसमें कौन होगा, तो ट्राई वाला होगा। कौन सा वाला होगा, ट्राई वाला। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इतना सब हो गया था। उसके बाद ये एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का तुलना चल रहा था पहले में, फिर उसके बाद प्रतिस्थापी वाला तुलना चला। अब उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो ठो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कौन अधिक अम्लीय होगा। यदि HCOOH है और CH3COOH है तो कौन अधिक अम्लीय होगा, तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा, ये बोल दिया, क्लियर है, आया समझ। ये पूरा अम्लीय प्रबलता का तुलना चल रहा है, कौन अधिक अम्लीय होगा और कौन नहीं। एल्कोहल और फिनॉल से भी ज़्यादा प्रबल अम्लीय कौन होगा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला यदि जुड़ेगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, क्लियर है। और प्लस आई वाला जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय होगा। क्या होगा, दुर्बल अम्लीय। अभी तक का यही निष्कर्ष है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना ना। अच्छा, कभी भी आ जाएगा प्रबलता का क्रम तो HCOOH ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद C6H5COOH रहता है, उसके बाद आता है CH3COOH, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग किसको ले लेंगे, शामिल कर लेंगे, ये हो गया ना, C2H5COOH, C2H5COOH, क्लियर है, तुलना कर लेना। सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय होता है, फार्मिक। कौन सा होता है, फार्मिक। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, क्या नेक्स्ट देखते हैं आप, एरोमेटिक। एरोमेटिक में कौन अधिक अम्लीय होता है और कौन नहीं। एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अम्लीयता प्रभाव, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापी का प्रभाव, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापी का प्रभाव, प्रतिस्थापी का प्रभाव। अब यहाँ पास ध्यान से समझना, अभी पीछे क्लास में क्या पढ़े थे, माइनस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड जुड़ता है तो
कैसा हो जाता है, अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, अधिक अम्लीय, वही पढ़े थे ना। को क्या करेगा, कम, और माइनस आई वाला जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, माइनस आई वाला, तो अम्लीयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से समझो भाई। तो सबसे पहले मैं कौन सा वाला बता रहा हूँ, प्लस आई वाला बता रहा हूँ, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप जैसे कि कौन कौन सा हो सकता है, CH3OH, ठीक है ना, ध्यान दो, OCH3 या NH2 या NH2 या CH3, कुछ भी होगा ऐसा वाला, ये प्लस आई ग्रुप है। ऐसा कंपाउंड यदि जुड़ेगा, एल्कोहल जुड़ गया या कीटोन जुड़ गया, सॉरी ईथर जुड़ गया, या फिर NH2 जुड़ गया या मिथिल ग्रुप वगैरह जुड़ गया, ठीक है, तो मैं क्या बोला हूँ, ये अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। अम्लीयता को क्या करते हैं, ये घटाते हैं। पहला चीज याद रखना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, प्लस आई वाले दुर्बल अम्लीय होते हैं, अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये अम्लीयता को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पास जुड़ता घटा सकते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, कहाँ कहाँ पास जुड़ करके घटा सकते हैं अम्लीयता को, ध्यान दो। अम्लीयता को घटाते हैं, ये जैसे देखो बेंजोइक अम्ल है, सेम टू सेम ये बेंजोइक अम्ल ही है ना, ये देखो C+OH, लेकिन मान लो इसमें क्या जुड़ गया आपका, CH3 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, CH3, क्लियर है। या फिर ऐसा हो जाएगा, ये सेम टू सेम है, यहाँ पास कौन सा पोजीशन पर जुड़ा है, पैरा, मान लो C+OH है, यहाँ पास कौन सा पोजीशन में जोड़ देता हूँ, मेटा, CH3, मेटा पोजीशन में, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अम्लीयता को घटाता है बोल रहा हूँ मैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय यही होगा, हुआ। उसके बाद कौन आ रहा है आपका, पैरा, कौन सा आ रहा है, पैरा, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है आपका, मेटा, कौन सा आता है, मेटा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो जी। तो एक हिसाब में इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहा हो, पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि कभी भी प्लस आई ग्रुप जुड़ा रहेगा तो अम्लीयता घटेगा। क्या होगा, अम्लीयता घटेगा। अम्लीयता का क्रम देखो, सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका है, जिसमें कुछ भी प्लस आई या माइनस आई नहीं जुड़ा है वो। जैसे ही प्लस आई जुड़ा तो अम्लीयता क्या हो गया, कम। और देखो पैरा स्थिति पर जब जुड़ता है ना, कौन सी स्थिति पर जुड़ता है, पैरा स्थिति पर, एक मिनट नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का दुर्बलीकरण प्रभाव मेटा स्थिति की अपेक्षा किसमें ज़्यादा होता है आपका, पैरा स्थिति पर। किसमें होता है, पैरा स्थिति पर। तो जैसे कि मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान दो, इसमें है और इसमें है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता, मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, यहाँ होगा ये CH3 और यहाँ पास होगा क्या आपका CH3, ठीक। तो ध्यान दो, मेटा पोजीशन ध्यान देना ना, पैरा पोजीशन पर यदि, पैरा पोजीशन पर कौन जुड़े आपका, यदि प्लस आई ग्रुप जुड़ता है, लिखो इसको, पैरा पोजीशन पर यदि प्लस आई ग्रुप जुड़े तो वह, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल, क्लियर है, ये निष्कर्ष याद रखना, ठीक है। मेटा पोजीशन रहेगा और पैरा पोजीशन रहेगा, तो ध्यान देना, पैरा पोजीशन पर यदि, पैरा पोजीशन पर यदि प्लस आई वाला जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर यदि प्लस आई वाला जुड़ता है, ठीक है ना, प्लस आई ग्रुप कहाँ पर जुड़ रहा है आपका, पैरा पोजीशन पर, तो वो ज़्यादा दुर्बल अम्लीय होगा। मेटा देखो कंपेयर करने के लिए बोल देगा, CH3 ये अम्लीयता घटाता है, तुमको पता है, इसमें भी CH3 इसमें भी CH3 है, तो एक में कहाँ पास लगा है, मेटा में, और एक में कहाँ लगा है, पैरा में, तो कौन ज़्यादा दुर्बल अम्लीय होगा, तो पैरा वाला होगा। कौन सा वाला होगा, पैरा वाला, क्लियर है कि नहीं, रीजन बताऊं, ठीक है, ध्यान दो। अम्लीयता को क्यों घटाएगा, अम्लीयता घटाने का मीनिंग क्या है, अम्लीयता घटाने का मीनिंग क्या है, देखो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट देगा सीधा, यदि पैरा पोजीशन पर है तो डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सामने में ही है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो फटाक से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन को खींच करके रखेगा। आया समझ। तो पैरा पोजीशन पर जो रहता है कंपाउंड ना, वो क्या करता है, अम्लीयता को घटाता है, क्लियर है। ऐसा साइड में है ना, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है, ये सब बताया जाता है और ज़्यादा डिटेल चलता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अभी क्या सीखे, प्लस आई दुर्बल अम्लीय होता है, मतलब अम्लीयता को क्या करता है, घटाता है, लिखो, अम्लीयता को क्या करता है, बोला था मैं, घटाता है, अम्लीयता को घटाता है। सबसे ज़्यादा कौन घटाएगा, पैरा पोजीशन घटाएगा। कौन सा घटाएगा, पैरा पोजीशन, ये दिमाग में छापा, क्लियर है, समझ आया ये। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा देखेंगे, माइनस आई प्रभाव। क्या देखेंगे, माइनस आई, ये हो गया ना,
ठीक है, तो तुमको कंपेयर करने के लिए दे देगा, ठीक है, कि मेथिल बेंजोइक अम्ल है, एक तो है आर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल और एक है क्या, पैरामेथिल बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। तो दोनों में से कौन अधिक प्रबल है, तो कौन अधिक प्रबल होगा, सॉरी आर्थो बोल डाला, मेटा वाला, कौन होगा, मेटा वाला। अरे क्वेश्चन दिया, ये बेंजोइक अम्ल है, ये देख COOH है, और ये पता है तुम लोगों को ये COOH है, ये प्रबल अम्लीय होते हैं दोनों के दोनों। अब ऐसा समझो कि एक ठुक जुड़ा है यहाँ पास CH3 यहाँ पास, और एक जुड़ा है CH3 यहाँ पास, दोनों प्लस आई वाला जुड़ा है। प्लस आई वाले के कारण अम्लीयता क्या होता है, कम। अम्लीयता यदि कम होता है तो किसका अम्लीयता कम है, सबसे ज्यादा, दोनों का अम्लीयता कम है, ये तो जान रहे, किसका अम्लीयता सबसे कम होगा, तो सबसे कम अम्लीयता किसका होगा, पैरा का, किसका होगा, पैरा का, तो ये वाला ज्यादा अम्लीय होगा। आया समझ। तो मेटा मेथिल बेंजोइक अम्ल, ठीक है, और पैरा मेथिल बेंजोइक अम्ल, किसका कम किसका ज्यादा करके पूछता है, तो ऐसे बताना रहता है। क्लियर है। क्वेश्चन बता रहा हूँ डिफरेंट वैरायटी का, जिसमें तुम लोग सब लोग घूम जाओगे गोल गोल। क्लियर है ना, इस कारण ये सब टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है। कॉन्सेप्ट वाला यही पास बस चल रहा है पूरा अभी तक का चैप्टर में सबसे ज्यादा, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखें, ये पूरा कहानी किसका चल रहा है, प्लस आई का, जो अम्लीयता को क्या करता था, घटाता था। अब क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट, क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह रहता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट वाले जो भी समूह रहते हैं, ठीक है, वो अम्लीय माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे देखो यहाँ पास लगा हुआ है हमारा क्या, COOH, फिर से है क्या, COOH, और यहाँ पास भी क्या है आपका COOH, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास देखो NO2 लगा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, फिर फ्लोरीन लगा है, फिर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है और क्लोरीन लगा है। यहाँ तक क्लियर है। चलो बताओ सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता था, NO2, तो सबसे ज़्यादा यही अम्लीय होगा। क्लियर, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। माइनस आई इफेक्ट वाले अम्लीयता को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हो गया क्या ये, ठीक है। आगे बढ़ें और क्वेश्चन देखें इसी में कहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का वैरायटी चल रहा है अभी, एरोमेटिक का चल रहा है पूरा, किसका चल रहा है आप, एरोमेटिक का। पहला किसका चल रहा था, एलिफेटिक का। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पास भी सेम टू सेम, मान लो यहाँ पास ध्यान दो, ये COOH है, यहाँ पास NO2 लगा है, या फिर और कहाँ लग सकता है, COOH, और कहाँ पास लग सकता है, NO2 मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो कौन से स्थिति पर ज्यादा अम्लीय प्रभाव होता है, तुम लोगों को बताया हूं मैं हमेशा, पैरा पोजीशन पर। कहाँ पास होगा, पैरा पोजीशन पर, तो ये याद रखना। क्लियर है, कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पर। अरे ये ज्यादा अम्लीय होगा ना पैरा पोजीशन पर, अरे डायरेक्ट आकर्षित करेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। प्रबलीकरण प्रभाव मेटा की अपेक्षा पैरा स्थिति पर अधिक होता है। पैरा स्थिति ये है ना, तो पैरा स्थिति पर ये देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, तो यहाँ पास का माइनस चार्ज का मान क्या होगा, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, तो H को आसानी से त्यागेगा। समझ आया। तो पैरा स्थिति वाला क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, क्या होगा, अधिक अम्लीय। उसमें भी वही पढ़े थे। अब ध्यान से समझना, अब ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक आर्थो प्रभाव क्या है। अभी तक तुम लोग क्या सोच रहे हो कि पैरा वाला जो रहता है पोजीशन वाला वही अधिक अम्लीय होता है, याद आया, पैरा वाले पढ़े ना, कभी भी मैं तुमको कंपेयर करने दिया। ये देखो यहाँ पास COOH है, ध्यान दो, ठीक है, और यहाँ पास CH3 है, यहाँ पास देखो COOH है, और यहीं पास क्या लगा हुआ है, NO2 है। क्लियर है। चलो बताओ ये कौन सा प्रभाव वाला है, प्लस आई, और ये कौन सा है, माइनस आई। कौन सा ज़्यादा अम्लीय होता है, प्लस आई कि माइनस आई, माइनस आई, ये अधिक अम्लीय होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा अब कंपेयर करने दीजिए, सेम टू सेम है, ये देखो COOH है, यहाँ पास अब फिर से CH3 अब यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों में पहले कंपेयर करो, पहले इन दोनों में करो। चलो बताओ कौन ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा, बोला हूँ मैं, ये वाला होगा, ये वाला होगा, पैरा वाला होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सेम टू सेम फिर से ऐसा दिया है, ये देख आया कि नहीं समझ, मैं कैसे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोग को। ये यहाँ पास NO2 दिया है, कौन सा स्थिति है ये, मेटा, इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय होगा, पैरा वाला होगा। मतलब कुल मिलाकर के पैरा वाला जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है, ये समझाना चाह रहा हूँ।
अभी मैं कौन कौन से पोजीशन पर बात कर रहा हूँ, पैरा पोजीशन पर और मेटा पोजीशन पर। अब आर्थो पोजीशन पर बात करूँ, आर्थो पोजीशन पर जैसे कि ये ध्यान देना, ठीक है, ये COOH है, ये देख COOH। अब ये कौन सा पोजीशन है, ये वाला आर्थो, कौन सा पोजीशन है ये, आर्थो। अब इस आर्थो पोजीशन पर चाहे प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़े चाहे माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़े, अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं आर्थो प्रभाव। क्या बोलते हैं, आर्थो प्रभाव। ठीक है, ध्यान समझना, आर्थो स्थिति पर चाहे प्लस आई जुड़े या माइनस आई ग्रुप जुड़े, ठीक है ना, ग्रुप जुड़े, अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे ऊपर मेरा कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही है क्या, आर्थो प्रभाव। आंसू प्रभाव बोलना उसको तुम लोग, इसको क्या बोलना, आर्थो प्रभाव। क्या बोलना, आर्थो प्रभाव। तो जैसे यहाँ पास CH3 जुड़ा है, ठीक है, और ऐसा यहाँ पास जुड़ा है, ओए ध्यान दो इधर, COOH है, और ये कहाँ पास जुड़ा है, CH3 यहाँ पास जुड़ा है, और एक ऐसा CH3 कहाँ पास जुड़ा है, ध्यान दो, कहाँ पास जुड़ा होगा, पैरा पोजीशन पर। तो बताओ, अब बताओ, तुलना करो, सबसे ज्यादा अम्ली कौन होगा, पैरा वाला, उसके बाद मेटा वाला, और सबसे कम आर्थो प्रो वाला। क्यों, आर्थो कोई फर्क ही पड़ता नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देना जी, फ्लो में शायद गलत हो गया होगा, ध्यान से समझो एक बार। ठीक है, एक बार हम लोग प्लस आई का इफेक्ट देख रहे हैं और एक बार किसका देखे हैं, माइनस आई का। ध्यान दो, जैसे कि ये कंपाउंड है ना हमारा, ठीक है, COOH है, यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ पास ये कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर ये प्लस आई वाला जुड़ा है। एक कहानी कैसा चल रहा है, सेम टू सेम है यही ना, ठीक है, बेंजोइक अम्ल है और इस बेंजोइक अम्ल में मेथिल समूह कहाँ जुड़ा है, प्लस आई इफेक्ट वाला पैरा पोजीशन पर। अब ध्यान दो कौन अधिक अम्लीय होगा और कौन नहीं, इसका कंपेयर कर रहे हैं। शायद माइनर मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, समझाने का उद्देश्य था, लेकिन क्या है लगातार पढ़ाते रहोगे थोड़ा हो जाता है गलती, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो CH3 डायरेक्ट सामने में ही है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस आई वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, पहले दिमाग में छापो, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन दान देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दान देगा। अपने से इलेक्ट्रॉन इधर प्रतिकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि दे रहे हैं यहाँ पास, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन को खींच के रखेगा, यानी हाइड्रोजन का त्याग आसानी से करेगा क्या, ये नहीं, त्याग आसानी से नहीं करेगा। आसानी से यदि त्याग नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। क्या होगा, दुर्बल अम्लीय। आया कि नहीं समझ में, तो ये प्रबल अम्लीय होगा। क्लियर है, समझ आया। मेटा पोजीशन वाला क्या होगा, प्रबल। यहाँ तक क्लियर। अब माइनस आई इफेक्ट का प्रभाव देखते हैं, सेम टू सेम लगा देते हैं। यहाँ पास COOH है, ठीक है। अब यहाँ पास लगा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पास NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पास फिर से ध्यान दो, यहाँ पास फिर से COOH, और यहाँ पास क्या लगा हुआ है, NO2। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी, हमेशा तुम लोग ऐसे ही करना ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, इस कारण गलती हुआ है। ध्यान दो इधर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें ध्यान दो, ठीक, NO2 है, NO2 यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन को यदि ये आकर्षित कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मान पूरा कम, इलेक्ट्रॉन का मान यदि कम तो हाइड्रोजन का त्याग यहाँ क्या होगा, आसानी से। यहाँ हाइड्रोजन का त्याग क्या होगा, आसानी से। यदि हाइड्रोजन का त्याग आसानी से हो रहा है तो ये कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा, प्रबल अम्लीय। ठीक है, तो ये प्रबल अम्लीय होगा, ये दुर्बल। क्लियर, समझ आया। फिर लास्ट में जो कंपेयर करा रहा था, जो थोड़ा सा गलत हो रहा था ना, ठीक है, उसको भी आप कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ध्यान दो, ऐसा कंपेयर करने के लिए पूछा, COOH है, क्लियर। उसके बाद ध्यान दो, ये ऐसा बना हुआ है COOH, फिर से बना देता हूँ, बहुत सारा बना रहा हूँ ना मैं, कंपेयर करा रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, ये फिर एक कहानी, ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ये देखो, यदि प्लस आई वाला ग्रुप यहाँ पास जुड़ा है, ठीक है, और प्लस आई वाला ग्रुप ही यहाँ पास जुड़ा है, दोनों में से कौन अधिक प्रबल अम्लीय होगा, कौन अधिक प्रबल अम्लीय होगा, ये वाला होगा। कौन सा वाला होगा प्रबल अम्लीय, ये वाला, मेटा वाला। कौन प्रबल अम्लीय हो गया, मेटा। यदि इन दोनों का कंपेयर किया तब का कहानी है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मान लो मैं कैसे चल रहा हूँ कहानी, यहाँ पास NO2 है और एक NO2 यहाँ पास है, ठीक है, ये डायरेक्ट आकर्षित करेगा, हाइड्रोजन का त्याग आसानी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पास ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पास ये आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो प्रतिकर्षित है, ये आकर्षित है, आकर्षित किया
तो आसानी से ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, आप त्याग सकता है। आसानी से यदि त्याग कर पा रहे हैं तो ये क्या है, प्रबल अम्लीय है। क्या हो गया, प्रबल अम्लीय। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पास मेटा पोजीशन वाला था और यहाँ पास कौन सा पोजीशन वाला हो गया आपका, पैरा पोजीशन वाला। कौन सा वाला, पैरा पोजीशन वाला। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मान लो आर्थो स्थिति रहा, मान लो कौन सा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है कंपाउंड, आर्थो पर, तो चाहे वो प्लस वाला जुड़ा रहे चाहे माइनस वाला जुड़ा रहे, अम्लीयता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यही बोला हूँ। यहाँ तक क्लियर है। कई लोगों का दिमाग घूम गया होगा, ठीक है, ये चल क्या रहा है करके। ठीक है, एक बार अब तीनों में कंपेयर, प्लस आई, माइनस आई और नॉर्मल। देखो COOH, ठीक है, यहाँ पास देखो COOH और ये क्या है यहाँ पास CH3, फिर COOH NO2, ठीक, यहाँ पास COOH और एक पोजीशन ये बना देते हैं NO2। चलो अब इसमें बताना है कौन अधिक अम्लीय होगा और कौन नहीं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो डायरेक्ट कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर ये प्लस आई वाला है, ये माइनस आई वाला है, ये भी माइनस आई वाला है। इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा है क्या, नहीं। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, प्लस आई ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा तो हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल। हाइड्रोजन को खींचेगा ना तो हाइड्रोजन का त्याग होगा क्या, नहीं, तो ये तो दुर्बल अम्लीय हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ये माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, हाइड्रोजन का त्याग फट से हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, प्रबल अम्लीय। क्या होगा, प्रबल अम्लीय। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद इसको नंबर देते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर का है, ये तीसरा नंबर का है। अब ये चौथा देखो, चौथा देखो, यहाँ पास कौन सा प्रभाव चल रहा है, आर्थो, ना तो ये प्रबल अम्लीय न तो दुर्बल अम्लीय। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे ज्यादा अब देखो प्लस, देखो माइनस आई के कारण अम्लीयता बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय यही वाला होगा। कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये पहला नंबर का, और उसके बाद ये वाला दूसरा नंबर का, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आर्थो प्रभाव। आया कि नहीं समझ। तो इस टाइप से कंपेरिजन चलता है। ठीक है, दिमाग में बस तुम लोग को यही रखना है, प्लस आई वाला जो रहेगा, कभी भी प्लस आई वाला जो कंपाउंड रहेगा वो अम्लीयता घटाता है, माइनस आई वाला अम्लीयता बढ़ाता है। यहाँ तक क्लियर है। और प्लस आई रहे चाहे माइनस आई, आर्थो प्रभाव पर जुड़ जाए तो अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा, ठीक है ना, ये जो एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल था उसका हम लोग अम्लीय प्रबलता का क्या किए, तुलना किए। एक बार एल्कोहल के साथ किए, एक बार फिनॉल के साथ किए, फिर एक बार एलिफेटिक या एरोमेटिक पर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा, या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा। इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन था जो बन सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, उन सब के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, डिटेल अध्ययन कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर में जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके विभिन्न, ठीक है ना, रासायनिक गुणों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।